वीरवार शाम का वक्त था जब मैंने अपनी शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी की। काम का जोर बहुत ज्यादा था क्योंकि दूसरे डिलीवरी वाले ने कुछ हफ्तों से फोन उठाना और काम पर आना बंद कर दिया था, इसलिए बाकी के लोग ओवरटाइम कर रहे थे। जो पता मुझे दिया गया था वो घर शहर से थोड़ी दूरी पर था। वो जगह इतनी एकांत और लोगों की भीड़ भाड़ से दूर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जगह बुझी हुई रोशनी को भी निगल लेगी। मेरा नाम जैक है और यही वो रात है जब मेरे साथ यह हादसा हुआ। वो ऑर्डर शुरू से ही बहुत अजीब था। एक बड़ा पिज्जा बिना किसी टॉपिंग के, डिलीवरी के वक्त पेमेंट करने का विकल्प और साथ में एक नोट डाइनिंग टेबल पर रख देना। जिज्ञासा से भरा मैं, लेकिन इस नौकरी में मैंने कई अजीब रिक्वेस्ट देखी थी। जैसे ही मेरी बाइक बजरी वाली सड़क पर चढ़ी, मुझे उस जगह से अजीब सी अनुभूति होने लगी। जरूर कोई गलती हुई है, मैंने दोबारा जीपीएस चेक करके खुद से कहा, लेकिन लोकेशन तो बिल्कुल सही थी। जैसे ही मैं पिज्जा बॉक्स हाथ में लेकर मुख्य द्वार की तरफ गया, हवा ठंडी हो गई। मैंने इस उम्मीद में दरवाजा खटखटाया कि कोई खोलेगा नहीं, और वैसा ही हुआ। कोई नहीं आया, इसलिए मैंने नॉब घुमाया और दरवाजा खुल गया। हेलो, मेरी आवाज अंदर के अंधेरे में कहीं गुम सी हो गई। पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर का हिस्सा परछाइयों से घिरा हुआ था। हवा में धूल के कण उड़ रहे थे। खुली हुई खिड़कियां, टूटे हुए फ्रेम्स और अजीब तस्वीरें। मैंने अंदाजा लगाते हुए डाइनिंग रूम देखा। मेरे पैरों की आवाज उस लकड़ी के फ्लोर पर गूंज रही थी। जैसे कि नोट में निर्देश दिया गया था। टेबल वहीं था, लेकिन वो खाली नहीं था। धूल से भरा एक बढ़िया बर्तनों का सेट वहां रखा हुआ था। यहाँ तक कि पूरी टेबल धूल की मोटी चादर से ढकी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहां पर पिज्जा बॉक्स के आकार वाली जगह एकदम साफ थी। मैंने बॉक्स वहां रख दिया। ये बहुत अजीब है, मैंने जोर से कहा और वहां से निकलने का फैसला कर लिया। और तब मैंने सुना मेरे पीछे वाली कुर्सी को हल्के से खिसकने की आवाज। मैं तेजी से पीछे बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए दोबारा घूमा, मैं जम गया। मुझे एहसास हुआ कि दीवार पर लगी तस्वीरें बदल गई हैं। पहले जहां पहाड़, नदी और अजीब अजीब सी तस्वीरें लगी हुई थी, अब वहां लोग दिखाई देने लगे थे, मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखों में खोखलापन झलक रहा था। मेरे अंदर का डर बढ़ने लगा। मैं भागते हुए दरवाजे तक गया, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। ये खुल क्यों नहीं रहा? मैं हाँफने लगा। मेरी सांसें कमरे की ठंडी हवा में धुंधली होती हुई दिखाई दे रही थी। मैं वापस कमरे की तरफ मुड़ा और तभी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही थी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां से आ रही है। और फिर अचानक एक औरत ने मेरे कान में आकर कहा, खाना खत्म होना चाहिए। मैंने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। तापमान अचानक से गिर गया। सांस छोड़ते हुए टॉर्च की रोशनी में मुझे भाप दिखाई देने लगी। फिर हंसी की आवाज आनी शुरू हो गई। वो किसी बच्चे की हंसी की आवाज थी, जिसके पीछे किसी बुरे वक्त का प्रभाव छुपा था। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी, ऐसी आकृतियां जो इंसान जैसी तो लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं थी। मैं पीछे की तरफ गिर गया। मेरी पीठ डाइनिंग टेबल की ठंडी लकड़ी से टकराई। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन पिज्जा का बॉक्स खुला हुआ था और अंदर पिज्जा नहीं, मांस का भयानक टुकड़ा था। उसकी सड़ी हुई बदबू मेरी नाक को छू रही थी। मैंने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया। वो एक सड़े हुए मांस से कहीं ज्यादा था। वो बहुत ही अजीब था और मुझे घुटन हो रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। मैं आगे गिड़गिड़ाने लगा। किसके सामने ये मैं नहीं जानता। उस औरत की फुसफुसाहट और तेज होने लगी। उस बच्चे के हंसने की आवाज भी और जोर से आने लगी। अचानक से दीवार पर टंगी एक तस्वीर गिर गई, जिस वजह से कमरा हिल गया। उस पर बिना आंखों वाला एक आदमी, बिना आंखों वाली एक महिला और बिना आंखों वाली एक छोटी बच्ची थी। और फिर तापमान सामान्य हो गया। परछाइयां पीछे हट गई और हंसी हवा में गायब हो गई। मैं अकेला था, या फिर मुझे तो अब तक ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर मैंने डाइनिंग रूम की दहलीज पर एक आकृति को खड़े हुए देखा। एक बच्ची जो 7 साल से ऊपर की नहीं होगी। उसकी आंखें अंदर से खोखली थी। क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? उसने पूछा। उसकी आवाज में मासूमियत और काली गहराई दोनों का एहसास था। मैं ना ही कुछ बोल पाया और ना ही हिल पाया। उस बच्ची की आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वो खालीपन से मेरे रूह खींच रही हो। मैं नहीं, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम हमारे मेहमान हो। उसने अपना सर पूरा घुमाते हुए कहा। उसने अपना सर इतना घुमा लिया था कि अब उसकी पीठ के ऊपर उसकी आंख, नाक, कान वो दिखाई दे रही थी। और खाना भी खत्म नहीं हुआ। जब उसने बात करना शुरू किया तो हमारे आसपास की हवा में तनाव और भारीपन बढ़ गया। जैसे कि उसकी बातों में इतनी गहराई थी कि कमरा भी उस अंधेरे से भर गया। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मैं जगह का नहीं हूँ। मैंने उससे कहा। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो लड़की सिर्फ मुस्कुराई। उस मुस्कान में छल दिखाई दे रहा था। कोई भी नहीं होता जब तक वो यहाँ नहीं जाते। रात के अंधेरे में गुम होने से पहले उसने ये रहस्यमय जवाब दिया और मुझे अकेले उस जगह पर छोड़ दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें मुझे देख रही थी। उनकी नजर मेरी हर हरकत पर थी। मैं जहां जहां जाता उनकी आंखें वहां वहां मेरा पीछा करती। मेरे साथ छल किया गया था। इस भाव से मैं उभर नहीं पा रहा था। डरते हुए मैंने खुद को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन टूटने की बजाय मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दीवार पर छलांग लगाई हो। इस वजह से मेरे कंधे पर चोट लग गई। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक जाल में फंसा हुआ चूहा था, मेरी समझ से परे ताकतों का एक खिलौना, तो मुझे घबराहट होने लगी।
तब जाकर उस घर ने अपना असली भयानक रूप दिखाना शुरू किया। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी, एक महिला के जोर से चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी और उस बच्ची के पीछे मैंने आखिरकार एक आकृति को देखा। खून से लथपथ रात वाले कपड़े पहने एक मोटा आदमी चुपचाप बैठकर मुझे देख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खोखलापन था। आओ हमारे साथ डिनर करो, उस बच्ची ने फिर से कहा। मैं हद से ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। मैं धीरे से डाइनिंग टेबल की तरफ गया। मैंने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में डालने से पहले आंखें बंद कर ली। मैंने हार मान ली। मैंने एक बाइट ली और अचानक मुझे ब्रेड जैसा स्वाद महसूस हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक बार फिर खुद को खाली धूल भरे जीवनहीन कमरे में पाया। बिना आंखों वाली अजीब आत्माएं जा चुकी थी। उस औरत के चिल्लाने की आवाज बंद हो गई और मैंने सिर्फ खुद को वही पिज्जा खाते हुए देखा जो ऑर्डर किया गया था। आसपास सिर्फ शांति थी। मैं शीशे में खुद को देख पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन सब के बीच एक नई आवाज ने कमरे की खामोशी को चीरा। फोन बजने की आवाज। उसका स्वर तेज और परेशान कर देने वाला था। मेरा फोन। मेरे हाथ कांप रहे थे और बहुत ही मुश्किल से मैंने फोन उठाकर जवाब दिया। हेलो जी, मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से जवाब आया। मैंने आवाज पहचानी। वो मेरा मैनेजर था। तुम्हें तो वक्त क्यों लगा है? तुम 2 घंटे से बाहर हो। 2 घंटे? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इस घर में आए हुए बस कुछ मिनट हुए हैं। मैं फंस गया हूँ, मैं हाफते हुए कहा। प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी है। वो ये जो घर है, उस घर का पता अभी कुछ पल पहले मुझे अच्छी तरह याद था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था। वो घर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था और मैं रोने लगा। जैक, शांत हो जाओ। कौन सा घर? तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मैं इधर उधर देखने लगा, कोई ऐसी चीज जो मुझे रियलिटी में वापस ले आए। और तब मैंने ध्यान दिया, वो पिज्जा बॉक्स टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा पिज्जा गायब था, खा लिया गया था। ये किसने खाया था? जैक, मेरी बात सुनो। सिस्टम पर तुम्हारे नाम का ऑर्डर क्यों दिखाई दे रहा है? क्या? तुम्हारे द्वारा किया गया ऑर्डर, तुम्हारे नंबर से। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने फौरन पिज्जा खोली और उस ऑर्डर की डिटेल्स को चेक किया। सदमे के मारे मेरे हाथ से फोन गिर गया। मेरा दिमाग दौड़ने लगा जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वो ऑर्डर मेरे नाम पर किया गया था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और पीछे मुड़कर देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। मैं ऐसे बाहर भागा जैसे मेरी जिंदगी उस दरवाजे पर निर्भर थी। आखिर में मैं उस डिलीवरी लड़के से मिला जिसने काम पर आना बंद कर दिया था और मुझे पता चला कि वो भी ठीक इसी तरह के घर में एक बार फंस गया था जैसे कि मैं, और उसने भी मेरी ही तरह इस तरह के हादसे का सामना किया था, जो तब जाकर खत्म हुआ जब उसने उसी पिज्जा को खाया जो वो डिलीवरी के लिए लेकर आया था। पिज्जा प्लेस ने फौरन अपने सिस्टम पर अपडेट कर दिया कि वो इस जगह का ऑर्डर फिर से ना ले और कोई भी और डिलीवरी लड़का फिर उस घर में वापस नहीं गया।